अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जितने भी लॉ गेट के एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर का, जिसके अंदर आज हम जो है कंप्लीट जो हमारा गोल्डन ग्रुप है उसका आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट का सिलेबस सेम ही है, जिसके अंदर हमारे पास QSO, CPC, लीगल एथिक्स और PPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और लीडिंग केसेस। और लीडिंग केसेस के बाद आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के बाद जूरिस्प्रूडेंस। तो ये आपके बन गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट। इसके अंदर मॉडर्न भी है और इस्लामिक भी है। अब जो हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इनकी वेटेज कम है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 5, कितने हो गए 20। और इन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज़्यादा किस तरीके से, इनके मार्क्स 20 20 10 10 10 और 10। अब सबसे पहले हमने फोकस किन किन सब्जेक्ट्स पर करना है, QSO, CPC, क्रिमिनल लॉ और लीगल एथिक्स पर। एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ गेट अब सिर्फ वही स्टूडेंट पास कर सकता है कि जिस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और उसने खुद से बैरक को पढ़ा हो। अगर कोई स्टूडेंट रट्टा लगा ले तो वो पास हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रेस कर सकता है और साथ ही साथ बैरक की जो वर्डिंग है वो वहाँ से भी क्वेश्चन रेस कर सकता है। अब जो लॉ गेट का पैटर्न है उसमें वो करता है क्या है कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठाएगा किसी भी आर्टिकल, किसी भी सेक्शन की, और आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर जो वर्ड मिसिंग है वो कौन सा वर्ड है, चाहे फिर वो एनी का वर्ड हो, चाहे फिर वो शल का वर्ड हो, चाहे फिर वो मे का वर्ड हो, या फिर आपका जो है मस्ट का वर्ड हो। कानून शहादत ऑर्डर के अंदर नेयर अबाउट कोई 3 से 4 वर्ड हमें मिल जाते हैं मस्ट के, और मे के भी वर्ड्स मिल जाते हैं, शल के भी वर्ड्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कंसेक्टिवली पढ़ें तो नियर अबाउट कोई 700 आर्टिकल्स और सेक्शंस बन जाते हैं, 700 आर्टिकल्स एंड सेक्शंस। अब इन सब के सब आर्टिकल्स और सेक्शंस को याद करना जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल है। जब हम CPC QSO पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जब हम इस सब्जेक्ट पर आएंगे तो आप कहेंगे सर हम QSO भूल गए, फिर आप कहेंगे सर हम CRPC पढ़ रहे हैं, हम जो है CPC भूल गए। तो इसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है? इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि जब हम PPC CRPC पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ हम आपके टेस्ट जो QSO और CPC है इनके कंसेक्टिवली टेस्ट भी लेते रहेंगे, जो कि वीकली बेसिस पे होंगे। अब आज से हमने स्टार्ट क्या करना है, कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर, इसके मार्क्स कितने? इसके मार्क्स हैं 20। सेशन के अंदर डेली बेसिस पे हम जो भी आर्टिकल्स, जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने बैरक को गो थ्रू करना है। और अब सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि बैरक की स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं वही लॉ गेट पास कर सकते हैं। कहीं MCQs पढ़ने से या फिर जो है कहीं से रट्टा लगाने से अब आप लॉ गेट पास नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि क्या सर कोई गाइड ले ली जाए, इसके लिए कोई प्रॉपर गाइड है या नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कहता हूँ कि आपने बैरक्स पर फोकस करना है। या तो आप सारे के सारे बैरक्स ले लें, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कानून शहादत ऑर्डर है, तो कानून शहादत ऑर्डर की ये बुक है। अब ये कमेंट्री वाली बुक है, इसके अंदर अगर आप बैरक पढ़ेंगे भी तो आपने कमेंट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर आप दूसरे बुक्स ले लें तो उसके भी बैरक्स लेना है, फिर आप कहेंगे कि सर इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इनके बैरक्स नहीं मिलते, तो फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर गाइड ले लें जिसके अंदर सारे के सारे बैरक्स मौजूद हों। लेकिन MCQs की तैयारी हरगिज़ MCQs से आपने नहीं करनी। आर्टिकल सेक्शन नंबर वाइज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ आर्टिकल के अंदर क्या बात लिखी गई है, फ़लाँ आर्टिकल के अंदर क्या बात लिखी गई है। आपने जस्ट उसकी वर्डिंग को मेमोराइज़ करना है। वर्डिंग किस तरीके से मेमोराइज़ होगी? लॉ किसी की मिरास नहीं है, ठीक है। इवन मैं लॉ में ज़ीरो हूँ। लॉ सिर्फ और सिर्फ उसी का ही है जो इसकी रिपीटेशन करे। कानून शहादत ऑर्डर या कोई भी मेजर एक्ट उठा लें, उसकी जब मैंने या किसी भी शख्स ने जब भी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, डेफिनेशंस किसी भी किताब का क्या होता है, मिरर होता है, जो आपको ये बताता है कि इस लॉ के अंदर इस वर्ड की क्या मीनिंग है, ठीक है। और जब भी 3 से 4 बार जब भी मैंने
डेफिनेशंस पढ़ी तब मैंने कोई ना कोई नई बात सीखी उस डेफिनेशन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर की डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि मेजर एक्ट्स जितने भी हैं हमारे पास, जैसे कि CPC, PPC, CRPC, QSO, इसकी आपको डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी याद हो। तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 26 अक्टूबर 1984। हाँ, 28 अक्टूबर 1984, ठीक है। अब जैसे CPC है, अब CPC की डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट चेंज है, लेकिन कानून शहादत ऑर्डर की क्या है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है इट केम्स इनटू फोर्स एट वंस। दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर। आर्टिकल 1 किसी भी कानून का आपको 3 से 4 बातें बताता है। इसका लॉ क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके बाद इट और उसका एक्सटेंड, दायरा इख्तियार। दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, अप्लाइज टू ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग and before any court including the court martial, tribunal or other authority exercising judicial or quasi judicial। अब सवाल ये उठा कि कानून शहादत ऑर्डर किन किन प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है। कानून शहादत ऑर्डर एक वाहिद ऐसा लॉ है जो कि आपके के सारे लॉज पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, फिर वो पूछेगा आपसे एक्सेप्ट कौन कौन से प्रोसीडिंग है जहां पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो ये पूछे कि इट अप्लाइज ऑन, तो आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, 2 ऐसी प्रोसीडिंग्स याद रखनी है जिन प्रोसीडिंग्स पर आपका कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स है? एक है आपका आर्बिट्रेशन और एक है आपका फैमिली कोर्ट। तो 2 वर्ड्स कौन से हो गए? एक हो गया फैमिली कोर्ट्स और एक हो गया आपका आर्बिट्रेशन। अगर आप ये 2 वर्ड्स याद रख लें कि इन पर एप्लीकेबल नहीं है, इससे हटके अगर कोई भी प्रोसीडिंग है तो वहां पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 को जब हमने ओपन किया तो उसने क्या बात की? इंटरप्रिटेशन की। तकरीबन नियर अबाउट कोई जितने भी लॉज हैं उसके अंदर आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशंस हैं। PPC को उठा लें, PPC के अंदर पूरा चैप्टर 2 है डेफिनेशंस का, और CRPC को उठा लें तो CRPC के अंदर सेक्शन 4 है डेफिनेशंस का। इससे हटके नियर अबाउट तकरीबन लॉज के अंदर इंटरप्रिटेशन या आपके डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो 2 ही होता है। तो यहाँ पर इसने इंटरप्रिटेशन कर दी। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? वजाहत। तो इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन सेम ही बात है। इसके अंदर आर्टिकल 2 के अंदर क्या बात बताता है कि कोड की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले उसने क्या बताया? उसने डिफाइन किया कोड को, कि कोड की डेफिनेशन क्या है। कह रहा है includes all judges and magistrate and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence। तो यहां पर वर्ड क्या याद रखना है? who are legally authorized to take evidence। अब इसके अंदर आपके जजेस भी आ गए, मैजिस्ट्रेट्स भी आ गए, और इसने फिर क्या बात की कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। अब इस आर्टिकल, इस सब सेक्शन से कौन सा सवाल बन सकता है? इस सब सेक्शन से सवाल ये बन सकता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट, फिर उसने डैश कर दिया, ठीक है। फिर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। अब यहाँ पर आप बताएं कि फैमिली कोर्ट का जज आएगा या फिर आर्बिट्रेटर आएगा। कानून शहादत ऑर्डर या लॉ गेट के अंदर जितने भी आप आर्टिकल्स देख लें, आपसे वो ये नहीं पूछता कि इसके अंदर क्या बात आएगी, ठीक है। आपसे वो ये पूछता है एज पर आर्टिकल 2 सब सेक्शन 1, मतलब कि आर्टिकल 2 के सब सेक्शन ए के अंदर जो बात लिखी है उसके तहत ये कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर आएगा। मतलब आपने खुद से अपने जहनों से कोई जवाब नहीं देना। आपने जो चीज़ पढ़ी है, अगर मैं भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ वो गलत है जब तक वो बुक के अंदर नहीं लिखी। बुक के अंदर एक एक वर्ड, कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और सवाल भी यहाँ से बन सकता है कि डैश इंक्लूड। अब वो ये कर सकता है कि कोड की जो वर्डिंग है, कोड का वर्ड मिस कर दे और यहाँ पर फिर आपको बताया कि ऑप्शंस दे दे कि डैश इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। अब बताएं यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? तो यहाँ पर आपकी नज़र में या किसी की भी सेंस में, अगर किसी का सेंस काम करता हो तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर जजेस का नाम भी आ सकता है,
कोड का नाम भी आ सकता है, ठीक है, क्रिमिनल कोड का भी नाम आ सकता है, लेकिन इस आर्टिकल के सब क्लास ए के तहत जो वर्ड है वो कोर्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोर्ट होगा। उसके बाद फिर जो वर्ड है नेक्स्ट वो आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब जो वर्ड डॉक्यूमेंट है क्या कहता है? मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस अपॉन एनी सब्सटेंस लेटर और फिगर्स। तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से? एक्सप्रेस्ड एनी सब्सटेंस फिगर्स और लेटर्स। अब देखें आर्टिकल 2 सब क्लास बी के अंदर जो डॉक्यूमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है उसके अंदर आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन चीज़ें याद रखनी है? एक तो सब्सटेंस बाय एनी मीन्स ऑफ लेटर्स, फिर उसके बाद फिगर्स एंड मार्क्स। अब वो ये कहेगा आपसे कि डैश मीन्स फिर उसने सारी की सारी जो वर्डिंग है उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आप यह बताएं कि ये ओरल होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा, डॉक्यूमेंट होगा, ये क्या होगा? तो फिर इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद फिर वो एक क्या कर सकता है? पूरी की पूरी डेफिनेशन को उतारे और वहाँ पर वर्ड मिस कर दे एनी का। 13 अगस्त का जो लागेट हुआ था उसके अंदर 10 से 12 सवाल आए थे जिसने उसने एनी के वर्ड के सवाल पूछे थे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? एनी आएगा, मे आएगा, शल आएगा। और जो अक्टूबर 2022 के अंदर जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर नियर अबाउट 26 से 27 क्वेश्चंस आए थे जो कि मे और शल पे बेस्ड थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने मे शल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ ही साथ एनी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। लेकिन अभी जो हमारे पास 7 जनवरी वाला टेस्ट हुआ वो बनिस्बत उन टेस्ट के ईजी था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनी का एक सवाल था और मे और शल के एक एक सवाल थे। बाकी सारे के सारे उसने क्या किया था? वर्डिंग को उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा। फिर उसके बाद आ जाती है इलस्ट्रेशन क्या कह रही है? इलस्ट्रेशन कह रही है कि अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ। अब मैंने आपको वर्डिंग के तहत तो समझा दिया, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या करना है? हमने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखें डॉक्यूमेंट क्या है? कानून शहादत ऑर्डर ने ये कहा कि किसी भी चीज़ पर अगर कोई भी बात लिखी है तो वो क्या होगा? वो आपका डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड पे अगर मैंने कुछ लिख लिया, ये भी क्या है? ये भी डॉक्यूमेंट है। अगर इस दीवार पे कोई बात लिखी है तो वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट है। इसी के साथ साथ अगर आपकी बाइक पे कोई चीज़ लिखी है, किसी भी फिगर पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी मैटर पर कोई बात लिखी है तो वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन क्या होती है? अब स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि सर इलस्ट्रेशन को पढ़ना ज़रूरी है, नहीं है? कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं सब की सब हम साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। फिर लास्ट में मैं आपके साथ एक लेक्चर शेयर कर दूंगा जो कि कम्प्लीटली इलस्ट्रेशन पर ही बेस्ड है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है मिसाल। जब कोई बात हमें आर्टिकल सेक्शन से समझ नहीं आती फिर हम इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। और आपके लॉन्ग स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो बनते ही कहाँ से हैं? वो बनते ही आपके इलस्ट्रेशन हैं। अब इसके अंदर कह रहा है वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ और डॉक्यूमेंट। अब मैं इस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, मतलब इसने ये कहा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आ जाते हैं एविडेंस पर कि एविडेंस क्या है। अब कह रहा है कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब इसने कहा कि एविडेंस की दो काइंड्स हैं, एक है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस में फ़र्क कैसे करेंगे और किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है। 7 जनवरी वाला टेस्ट जो हुआ था उसके अंदर भी ये सवाल आ चुका है कि आप ये बताएं कि ये जो हमने स्टेटमेंट रखी है ये ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसने क्या किया? उसने कहा कि ऑल स्टेटमेंट्स। अब ओरल को याद किस तरीके से रखा जाएगा? जहां पर वर्ड आ जाए ऑल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब स्टेटमेंट्स का वर्ड आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप समझेंगे कि ये ओरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कर रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स। जब वो बात करेगा आपके सामने कि ऑल डॉक्यूमेंट्स की, तो आपने समझना है कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है। ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर्ड इज टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। अब यहाँ पर वो इंक्वायरी का वर्ड भी मिस कर सकता है। तो ये किस तरीके से मेमोराइज हो सकते हैं आर्टिकल्स, सेक्शंस? जब आप खुद से बेरक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे।
देखें, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने से पहले एटलीस्ट आप खुद से 1 से 2 बार किताब को उठाएं। जो आज हमारा लेसन होगा, जो आज हमने आर्टिकल पढ़ने होंगे, वो आप खुद से पढ़ के फिर क्लास अटेंड करें। क्योंकि जब आप ऐसे ही जो है क्लास अटेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जहन में आप जो है सुनते हैं उसको और फिर भूल जाते हैं। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में क्वेश्चंस रेज होंगे, क्वेश्चंस रेज होंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके उस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर बात करता है फैक्ट क्या होगा। अब ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से सवाल आ सकता है आपका, फैक्ट क्या है। कह रहा है कि एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब ये सबसे पहले वर्डिंग को समझें, ये वर्डिंग आपने याद रख लेनी है। कैसे याद रख लेनी है कि बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस का मतलब क्या है कि ये फैक्ट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है रूम के अंदर आए, रूम के अंदर आके आपने अल्कोहल की स्मेल सूंघी, ठीक है, अल्कोहल की आपने स्मेल सूंघी, आपने उस सेंसेस से सूंघी, ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा, किसी का मर्डर होते हुए देखा, सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि आप देखने के कैपेबल हों। बीइंग कैपेबल का वर्ड है, मतलब आप देखने के काबिल हैं, आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हकीकत है, ये भी फैक्ट है। आपने किसी को मुल्क के खिलाफ बगावत करते हुए सुना, आप सुन सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक हकीकत है, ये भी एक फैक्ट है। इसके अंदर आपने जो वर्डिंग याद रखनी है वो कौन सी वर्डिंग है, वो है बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेंसेस हैं। उसके बाद एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब कि वो कॉन्शियस होना चाहिए, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद क्या बात करता है नेक्स्ट, ई के अंदर। अब देखें ए बी सी डी ई, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बैक की वर्डिंग आपको याद हो जाती है तो मोर देन इनफ है। फिर क्या बात करता है एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिक टेलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कहाँ बताया गया, शल बेयर, यहाँ पर वर्ड है शल बेयर विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 का रेफरेंस है, तो ये आपने यहाँ ये याद रख लेना है। फिर उसके बाद आ जाएं इलस्ट्रेशन की तरफ कि देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। अब ये इलस्ट्रेशन लास्ट टाइम आई थी, मतलब कि इससे पिछला जो लागेट था उसके अंदर ये पूछा गया था कि देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, मतलब कि कुछ बुक्स को मैं अरेंज कर दूं, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो, ठीक है, उनको अरेंज कर दूं एक तरतीब में। जब मैंने उनको एक तरतीब में, एक सेंस में, एक जगह पर अरेंज किया तो ये भी क्या है, ये भी एक हकीकत है। दैट अ मैन हर्ड एंड सा समथिंग, किसी शख्स ने कोई चीज़, कोई बात सुनी और उसने कुछ देखा, ये भी हकीकत है। फिर उसके बाद आ जाता है दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी ने कुछ कहा, ये भी हकीकत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए वन फैक्ट। अभी आ जाएगा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करेगा, ये क्या बात कर रहा है, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की। फिर आगे चल के बात करेगा कि फैक्ट इन इशू की। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू क्या है, सबसे पहले बैरक वर्डिंग पढ़ते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट another when the one is connected with the other in any of the ways referred in the provision of this order to a relevancy of fact। जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ, जब एक हकीकत दूसरे हकीकत के साथ मुंसलिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है आपका कानून शहादत ऑर्डर के अंदर, आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी हकीकत जो इस हकीकत के साथ जुड़ी हुई हो वो रेलेवेंट है, तो फिर वो क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन कहते हैं द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट। अब यहाँ पर भी एनी का वर्ड है, और कहाँ पर एनी का वर्ड था, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर भी एनी का वर्ड था। अब क्या करें कि जहाँ मे शल एनी का वर्ड है वहाँ पर आप हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहें, सही है, ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड्स हमने याद करने हैं और ये वर्ड्स इन आर्टिकल्स के अंदर हैं।
itself or connection with other facts, existence, non existence, nature of, extent of any right, liability, disability. अब फैक्ट, ये फैक्ट इन इशू होता क्या है? वो इशू या वो वक़ुआ जो कि इन इशू में है, मिसाल के तौर पे किसी का मर्डर होना, मिसाल के तौर पे किसी के घर से चोरी होना, मिसाल के तौर पे कि कोई शख्स जो है क्या करे, वहाँ से भागना, उसके कपड़े आलूद होना, ये सारे एग्जांपल्स में आर्टिकल 18 के बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। लेकिन इसके लिए वर्डिंग क्या याद रखनी है? अब वो वहाँ से यहाँ से कौन सा क्वेश्चन रेज कर सकता है? द एक्सप्रेशन डैश इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स। तो ये वर्डिंग जब आप याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपसे फैक्ट इन इशू का क्वेश्चन रेज कर रहा है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास इलस्ट्रेशन दोबारा आ जाती है, जिसके अंदर ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। मतलब कि ए जो है अक्यूज है किसके लिए? मर्डर ऑफ बी के लिए, और फॉलोइंग फैक्ट्स हो सकते हैं मे बी इन इशू। दैट ए काज्ड बीज डेथ, कि ए ने क्या किया? ए ने बी का मर्डर किया। एंड ए हैड इंटेंशन टू काज बीज डेथ। अब जाहिर सी बात है ए ने जब बी का मर्डर किया है तो उसकी इंटेंशन थी उसका मर्डर करने की। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ से जो वो आपको वर्ड्स याद रह जाएं तो आपके लिए ईजीएस्ट हो जाएगा कानून शहादत ऑर्डर को समझना। एक तो वो आपसे पूछता है कि प्रूव्ड, एक वो आपसे पूछता है कि डिसप्रूव्ड, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिसप्रूव के बाद नॉट प्रूव्ड। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका मे से, और एक जो है शल। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है? देखें, सबसे पहले देखें 4 की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या बात कर रहा है? उसके अंदर कह रहा है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू प्रूव व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर फॉर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू बी एग्जिस्ट। जब वर्ड आएगा कि कोर्ट क्या करे? बिलीव करे, बिलीव्स इट टू बी एग्जिस्ट, कि वो चीज़, वो हकीकत एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या होगा? वो प्रूव्ड होगा। फिर उसके बाद अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव, फैक्ट को डिसप्रूव कब किया जाएगा? व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग दैट द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता। वर्ड क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर वो क्या होगा? डिसप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आइदर डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर शल प्रिज्यूम, फैक्ट शल प्रिज्यूम का वर्ड, whenever it is directly by this order that the court shall presume a fact it shall regard such facts as proved। जब shall का वर्ड पूछ रहा है तो इट मीन्स कि वो आगे भी आपको shall की ही रेफरेंस दे रहा है इसी आर्टिकल, सब आर्टिकल के अंदर। इट शल रिगार्ड सच फैक्ट्स एज प्रूव्ड, तो उसको हम क्या समझेंगे? शल प्रूव्ड। फिर व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर द कोर्ट शल वन फैक्ट रिगार्ड दिस ऑर्डर एज प्रूव्ड। मतलब कि जब अदालत क्या करेगी? समझ लेगी कि इस कानून के तहत ये चीज़ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब काफ़ी है इस केस के लिए, तो फिर वो क्या होगा? वहाँ भी शल का वर्ड आएगा। अब मे और शल में डिफरेंस क्या है? मे जो वर्ड है वो क्या है? डिस्क्रिशनरी वर्ड है, ठीक है। और शल का वर्ड का क्या है? कि मैंडेटरी प्रोविजन है। जब जहां पर वर्ड में आ जाए कि वहां पर अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो क्या कर सकती है? वो आपसे एविडेंस ले सकती है, नहीं ले सकती। जहां पर वर्ड आ जाए शल, तो वहां पर क्या होगा? वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऐसा अदालत करेगी ही करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद का आर्टिकल नंबर 3 की तरफ जब हम चले तो आर्टिकल 3 से ही आपकी एक्चुअल कानून शहादत ऑर्डर स्टार्ट होती है। अब आर्टिकल 3 क्या बात करता है? हु मे टेस्टिफाई, हु मे टेस्टिफाई। इस आर्टिकल को जब आप समझेंगे तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम एक और आर्टिकल जो कि आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर है। आर्टिकल 3 में और आर्टिकल 17 में क्या डिफरेंस है वो भी अभी क्लियर करते हैं। कल हम क्या करेंगे? कल हम आर्टिकल 14
से ऑनवर्ड 16 या 15 तक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किया? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 3 तक डिस्कस किया इन डिटेल। ठीक है, अब देखें कानून शहादत ऑर्डर क्या कहना चाह रहा है। कानून शहादत ऑर्डर किस चीज़ के बारे में बात करता है? कानून शहादत ऑर्डर सिंपल ये कहता है कि गवाही कौन देगा, ठीक है, हु मे टेस्टिफाई, गवाही कितने शख्स देंगे, आर्टिकल 17 नंबर ऑफ विटनेस की बात करता है, और कॉम्पिटेंट कौन होगा गवाही देने के लिए, गवाही कैसी होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, या फिर जो है डॉक्यूमेंट्री होगी या ओरल होगी, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये सारी बातें आगे चल के पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद कि गवाही देने के लिए कौन गवाही नहीं दे सकता, सही है। मतलब सारा का सारा कानून शहादत ऑर्डर हमारा बेस किस पे करता है? वो करता है आपकी गवाहियों पे। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी, कोर्ट के अंदर गवाहियाँ किस तरीके से ली जाएंगी किसी भी शख्स की, ये सारा हम पढ़ेंगे कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जब हमने आर्टिकल 3 पढ़ा तो आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि हु मे टेस्टिफाई। अब आर्टिकल 3 बात करता है हु मे टेस्टिफाई, आर्टिकल 17 बात करेगा कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3 को, फिर आर्टिकल 17 को, फिर दोनों में डिफरेंशिएट ड्रा करेंगे। अब देखें आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि ऑल पर्सन्स शल बी, वर्ड आ गया शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब वहां पर फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि एज पर आर्टिकल 3 सब क्लास 1 पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे दे, और वो ये पूछे कि ये जो डेफिनेशन है ये किसके बारे में, हु में टेस्टिफाई के बारे में या फिर कॉम्पिटेंसी के बारे में। अगर वो पूछता है एज पर आर्टिकल 3 तो आपने हु में टेस्टिफाई का आंसर करना है। लेकिन अक्सर हम जो है इस आर्टिकल को जानते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के नाम से। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers। मतलब सारे के सारे शख्स, सारे के सारे लोग गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है अगर वो कोर्ट की बात को समझ सकते हैं और उसकी बात का दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। फिर उसके अंदर आपके कौन कौन आ गए, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, आपके जवान, नौजवान, ठीक है, बालिग, नाबालिग, मेल, फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब के सब इसके अंदर आर्टिकल 3 की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर गए। और आर्टिकल 3 से एक सवाल लाजमी आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वेदर अ बॉडी और माइंड, अगर वो इनकेपेबल है, इनकेपेबल से मुराद कि अगर वो मेंटली किसी डिजीज़ में मुलविस है या फिर वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर क्या वो कॉम्पिटेंट होगा? अगर वो शख्स सुन नहीं सकता, डम्प एंड डीफ है, लेकिन वो किसी फैक्ट के बारे में जानता है लेकिन वो अदालत के क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं सकता, तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा आर्टिकल 3 के तहत। प्रोवाइडेड डेट, अब देखें किसी भी कानून को समझने के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती है जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का हिस्सा है किसी भी लॉ को समझने के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है आपका, एक तो आ जाता है हमारे पास डेफिनेशंस, फिर आ जाता है हमारे पास मे का वर्ड, शल का वर्ड, मस्ट का वर्ड, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोवाइडेड डेट का वर्ड। अब ये प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या है? प्रोवाइडेड डेट का मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन, कि ये बात ऐसी है लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा। अब इसने आर्टिकल 3 सब क्लास 1 ने क्या बात की कि ऑल पर्सन शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फिर आगे ये क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड डेट अ पर्सन शल नॉट बी। अब फर्दर इसके अंदर शल का वर्ड भी है और शल नॉट का वर्ड भी है। शल नॉट का वर्ड भी आ गया और शल का वर्ड भी आ गया। मतलब आपने ये याद रखना है कि आर्टिकल 3 के अंदर शल का वर्ड भी है और शल नॉट का वर्ड भी है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि शल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी। अगर उसने क्या किया हो, अगर उसने परजरी की हो, अगर उसने परजरी की हो तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। और परजरी का जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो आर्टिकल सेक्शन नंबर आ जाता है आपका 190 से लेके 200 पीपीसी, लेकिन ये आपके लॉ गेट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद परजरी के लिए अगर वो एविडेंस दे चुका, मतलब कोर्ट को वो गुमराह कर चुका हो, तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद फर्दर प्रोवाइडेड, मतलब कि एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन मौजूद है। Further provided that the provision of first proviso shall not be applied to a person about whom the court is satisfied, मतलब कोर्ट को वो satisfy कर दे, किसके लिए satisfy कर दे? That he has repented his ways,
क्या वर्ड है? रिपेंडेड और मेंडेड हिज वेज। वर्ड क्या है, याद कैसे रखना है? रिपेंडेड और मेंडेड हिज वेज, मतलब कि उसने पहले कोड को गुमराह किया और फिर वो अपने रास्ते पे दोबारा आ गया, ठीक है, और उसने तौबा वगैरह कर ली या फिर उसने माफ़ी मांग ली अदालत से, और अदालत सेटिस्फाइड है, ये वर्ड भी याद रखना कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि ही हैज़ मेंडेड हिज वेज। Further provided that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualification prescribed in injunction of Islam, Holy Quran and Sunnah of a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available। मतलब सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी आर्टिकल 3 ने ये बताई कि जो हमारे पास आर्टिकल 3 के तहत भी अगर कोई विटनेस आएगा तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान और सुन्ना के तहत ही उसकी गवाही ली जाएगी। लेकिन अगर नहीं ले सकते तो फिर कोर्ट अगर कंसिडर करे तो कोई भी जो है आके गवाही दे सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 17 क्या बात करता है? देखें, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 3 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड, वो जर्नल गवाही के बारे में। आर्टिकल 17 हुदूद केसेस की गवाही के बारे में। वर्ड कैसे याद होगा? हुदूद। हुदूद केसेस के अंदर जितने भी हमारे पास ऑफेंसेस आ जाते हैं, नियर अबाउट कोई 7 ऑफेंसेस हैं। कज़फ, हरब्बा, ठीक है, और हमारे पास जो है जिना बिल जबर, ये सारे के सारे हुदूद के मैटर्स हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई गवाही होगी तो वो होगी आर्टिकल 17 के तहत, सही है। अब आर्टिकल 17 को ओपन करें। ये आर्टिकल 17 हम कल दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट डिफरेंशिएट ड्रा करा रहा हूँ। आर्टिकल 17 जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर हमें क्या पता चला कि द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन हु टू टेस्टिफाई, नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड इन एनी केस, फिर क्या आ गया? एनी केस। अब यहाँ पर वो ऑप्शन दे सकता है एनी केस, क्रिमिनल केस, सिविल केस, तो इसके अंदर ये कह रहा है इन एनी केस shall be determined in accordance with the Quran and Sunnah unless otherwise provided by any law relating to the enforcement of hudud or special law। मतलब अगर हुदूद लॉ के अंदर, स्पेशल लॉ के अंदर अगर जो है हमारे पास कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया गया तो उसके तहत, अदरवाइज कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 17 के तहत ही गवाही होगी। फिर इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं आर्टिकल 17 के तहत? आर्टिकल 17 के तहत जो क्वालिफिकेशंस हमें बताता है वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस बताता है? सबसे पहले तो मेल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, फिर तज़किया शहूद, तज़किया शहूद हो, फिर उसके बाद एडल्ट हो, ठीक है। ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं। किसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं? आर्टिकल 17 के तहत ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं। मेल हो, मुस्लिम हो, तज़किया शहूद हो, एडल्ट हो। अब तज़किया शहूद का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा शख्स जिसने कोई बड़ा कबीरा गुनाह ना किया हो। इन मैटर्स pertaining द फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अगर तो फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मैटर है, इट रिड्यूस इन राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ से एक और वर्ड भी आ गया, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, लॉ के अंदर इंस्ट्रूमेंट कोई भी औजार नहीं है। लॉ के अंदर कोई भी सर्जिकल या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जब भी लॉ के अंदर इंस्ट्रूमेंट का वर्ड आएगा तो आपने ये समझना है कि इंस्ट्रूमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको जर्नल क्लासेस एक्ट के अंदर भी मिल जाएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्यूएसओ के अंदर वर्ड था इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको क्लियर करवा दूँ। शल बी अटेस्टेड बाय 2 men। अब ये जो हमारे पास गवाही होगी उस इंस्ट्रूमेंट की या उस डॉक्यूमेंट की, वो शल बी अटेस्टेड। वर्ड क्या है? शल बी अटेस्टेड बाय 2 men और 1 man and 2 women। अब लास्ट टाइम उसने इस आर्टिकल के इसी क्लास से, अब ज़रा गौर करें, इसी क्लास से क्वेश्चन रेज किया और उसके अंदर ऑप्शन दिए 2 men and 1 man and 2 women। अब ये जो और है, इस और की जो एक्चुअल जगह है वो कहाँ पर है? 2 men के बाद है। अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पर एंड कर दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2 मर्द या फिर 1 मर्द और 2 औरतें, ठीक है। तो एंड का वर्ड कहाँ पर है? मतलब कि एक्चुअल क्या होगा? 2 मेल्स होंगे। अगर 2 मर्द नहीं मिलते तो फिर 1 मर्द या फिर 2 औरतें। और अगर आपको वो ऑप्शन दे दे कि क्या 4 वुमेन्स की गवाही एडमिसिबल है या नहीं है, तो कुछ फुका के नज़दीक 4 वुमेन की गवाही भी एडमिसिबल है। अगर वो ये ऑप्शन दे तो 4 वुमेन वाला भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर वो
आपसे जाहिर सी बात है यही पूछा है कि एज पर आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर सब क्लास 2 का सब क्लास ए, तो फिर वहाँ पर क्या कह रहा है 2 मेन और 1 मेन एंड 2 वुमेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद सब क्लास बी के अंदर क्या कह रहा है, इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट एक्ट टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन और सच अदर एविडेंस मे बी केस में वारंट। अब लास्ट टाइम उसने यहाँ पर वर्ड मिस किया था, जो 7 जनवरी वाला टेस्ट था उसके अंदर क्या किया उसने, लास्ट का एक वर्ड जो है ना वारंट वो मिस कर दिया। अब उसने कहा कि भाई अब ये बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा, केस आएगा, वारंट आएगा, या क्या वर्डिंग आएगी, तो इसके अंदर भी हाईलाइट कर दें। पास पेपर्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ। पास पेपर्स डिस्कस करने का मकसद क्या था कि आपको एक ये पता चल जाए कि लॉ गेट का पैटर्न क्या है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि लॉ गेट सिर्फ वही पास कर सकता है जिसने बेरेक को अच्छे से समझा हो, बेरेक को क्लियर किया हो। पढ़ाने के साथ साथ आपकी ये भी फ़र्ज़ बनता है कि कल हम जो पढ़ेंगे वो आप घर से खुद पढ़ के आएँ। सही है। अब जैसे कि हमने आज का हमारा टॉपिक किया था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 तक। 17 जस्ट इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको डिफरेंशिएट ड्रा हो जाए, लेकिन 17 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब कल की असाइनमेंट क्या है कि कल आपने आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक पढ़ के आना है, समझ के आना है। उसके अंदर आपके जहनों में सवाल जब उभरेंगे तो यहाँ पर जब आप लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद आपकी वो क्यूरीज भी क्लियर हो जाएंगी। सही है। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।